वेलकम टू एसएसडी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट में एक टॉपिक हमेशा आ जाता है इसके नाम को लेके कि ये लॉ ऑफ टॉट है कि ये लॉ ऑफ टॉट्स है। तो आज हम यही करने वाले हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉट एंड लॉ ऑफ टॉट्स, और क्या सही है, लॉ ऑफ टॉट सही है कि लॉ ऑफ टॉट सही है। तो सबसे पहले हम करते हैं लॉ ऑफ टॉट्स में। लॉ ऑफ टॉट्स की जो थ्योरी है वो दी है सैलमन ने, और इस थ्योरी को इन्होंने पिजन होल थ्योरी के रूप में समझाया है। अब पिजन होल थ्योरी क्या होती है? पिजन होल थ्योरी ये होती है, जैसे एक पिजन होता है, उसके जो नेस्ट होता है उसमें ऐसे ये होल्स होते हैं गोल गोल, ठीक है। उन होल्स में इन्होंने एक एक टॉट को रखा, जैसे कॉन्स्पिरेसी को, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को, असॉल्ट बैटरी को, ट्रेसपास को, डिफॉर्मेशन को, नेग्लिजेंस को, न्यूसेंस को, मलेशियस प्रोसिक्यूशंस को, इन्होंने ये सब को ऐसे से फिट कर दिया और कहा कि जो इस पिजन होल थ्योरी में पिजन की इस नेस्ट में फोल्ड करेगा सिर्फ वो ही टॉट है। इसलिए ये बहुत रिस्ट्रिक्ट करके इन्होंने बोल दिया कि ये इसकी बाउंड्री है, ये इसका स्कोप है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, उसकी कोई लिमिटर नहीं है, ठीक है। जो भी ये टॉट्स अगर इन होल्स में फोल्ड करते हैं, और ये होल्स क्या है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट टॉट हैं, वो सब ये होल में फोल्ड करेंगे और इन्हीं होल्स के को लॉ ऑफ टॉट्स कहा जाएगा। इसके अलावा कोई और टॉट नहीं हुआ। ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड कहें या लिमिटेड जुरिडिक्शन अपने अंदर रखता है। वहीं लॉ ऑफ टॉट दिया विंगफील्ड ने। विंगफील्ड ने कहा है कि कोई कैटेगरी नहीं है टॉट की, देयर इज नो कैटेगरी ऑफ टॉट। टॉट को आप क्लासिफाइड ही नहीं कर सकते, उसकी जो कैटेगरी है वो क्लोज हो चुकी है। लॉ ऑफ टॉट तो बहुत एवरलास्टिंग टॉट है। अब इसको समझाने के लिए विंगफील्ड की ये वाली एक थ्योरी आती है कि रॉन्ग जैसे ही कमिट हुआ, इसको हम दो टेस्ट में देखेंगे। पहला कि इसकी क्या रेमेडी है जो कमिट हुआ है, और दूसरा उसको टॉर्ट टेस्ट में देखेंगे। टॉर्ट टेस्ट का मतलब है जो सैलमन ने जिन टॉर्ट्स को डिफाइन किया है ना, जैसे ये वाले जो टॉर्ट्स हो गए, इन सब में देखेंगे क्या जो रॉन्ग कमिट हुआ है वो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल होता है। अगर वो इन कैटेगरी में फॉल नहीं होता तो भी वो रॉन्ग कमिटेड हुआ ना, इसलिए इसको रॉन्ग लॉ ऑफ टॉट कहते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों में फॉल करें, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, नो लिमिट्स, इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही रॉन्ग कमिट होगा वो टॉट में कहलाया जाएगा, इसलिए इसे लॉ ऑफ टॉट कहते हैं। चाहे वो टॉट टेस्ट जो प्रीवियस टॉट है या प्रेजेंट टॉट है इसमें फॉल करे कि ना करें, बट उनके लिए रेमेडी प्रेजेंट है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है एवरलास्टिंग, कीप एडिंग और डायनामिक। टॉट जो है, जैसे सिचुएशन होता है, वो कभी अपने पीक पे नहीं पहुंचे अभी तक, ये अभी भी ग्रो कर रही है विद द पासिंग टाइम। अब जैसे लेटेस्ट देखो, इसमें इन्वायरमेंट को लेके कितने ज़्यादा जो है डायनामिक नेचर और कितने ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं और कितना इवोल्यूशन होने लगा जो कि पहले नहीं होता था। तो इसलिए ये एवर इंक्रीजिंग है, कीप एडिंग, डायनामिक नेचर अपने अंदर रखता है और इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। इसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसको आप एक लिमिट में नहीं कर सकते। दूसरा, इक्विटी। लॉ ऑफ टॉट जो है वो बेस होता है इक्विटी एंड जस्टिस पे। इक्विटी और जस्टिस में कोई भी केस कब फॉल होता है? जब कॉडिफाइड लॉ फेल हो जाता है, जब जो कस्टम्स वगैरह हैं वो उन सब से फेल हो जाते हैं, अनकॉडिफाइड फेल हो जाता है, कॉडिफाइड फेल हो जाता है, जब कुछ भी नहीं बचता इक्विटी और जस्टिस काम आते हैं। तो जैसे ही कोई रॉन्ग कमिट होगा तो वो हम इक्विटी एंड जस्टिस पे काम करेंगे। इसलिए जो है ये टॉट कहलाया। इसने कहा कि ये कभी अपनी रीच पे नहीं पहुंच सकता, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो टॉट को। ये कीप ऑन एडिंग है, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो सकता, इसका डायनामिक नेचर है। जितने राइट्स आप सोसाइटी में दोगे उनके साथ साथ उतनी ही ड्यूटीज़ होंगी, और जितनी ड्यूटीज़ होंगी उतने राइट्स होंगे, और जब मोर राइट्स मोर ड्यूटीज़ होंगे तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करेंगी मोर कोज ऑफ एक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा कोज ऑफ एक्शंस। और अब अगर एग्जाम्पल इसका ले लो आप कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या राइट्स नहीं थे? राइट्स थे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दी थी, तो हमारे जो प्रीवियस राइट्स है वो प्लस हो गए, वो और बढ़ गए, मोर राइट्स हो गए, और साथ में ड्यूटीज़ भी दे दी।
ठीक है, औरों के राइट्स को वो प्रोटेक्ट करने की। और जब फंडामेंटल राइट्स दे दिए तो ज़्यादा और केसेस आने लगे, और वायलेशंस होने लगा, मोर कॉज ऑफ एक्शन होने लगा। तो ये जो डायनामिक नेचर है ना, इसी की वजह से जो है ये विंगफील्ड ने इसे लॉ ऑफ टॉर्ट बोला है। जस्टिस C.J. हॉल्ट ने SBN वाइट, एक केस आया था 1703 में, जब हमारी जो वीडियो है उसमें मैंने टॉर्ट के केसेस भी करे हैं, उसमें जाके आप SBN वाइट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। तो HB वर्सेस वाइट में C.J. होल्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट की जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करा, क्योंकि ये एवरलास्टिंग है, डायनामिक है, ओपननेस है, और इसको सपोर्ट किया। इसको सपोर्ट जस्टिस वर्थ ने किया, लॉर्ड मैकालेन ने किया, इन सब ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। और इस सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, द डायनामिक एंड ओपननेस। ये अपने आप में एक बहुत डायनामिक है, बहुत ओपन है। ये जो भी नई चीज़ आती है उसको भी अपने अंदर ला के उसमें भी जो है डैमेजेस अलाउड कर देती है अगर वो वॉयलेशन हो जाता है। तो ये एवरलास्टिंग है, एवर इंक्रीजिंग है, और हमेशा ग्रो करने वाली है ये थ्योरी, इसलिए इसको लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन ये है कि लॉ ऑफ टॉर्ट को विंगफील्ड ने दिया है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स को सेलमन ने कहा है। सेलमन ने पिजन होल थ्योरी देकर इसको लिमिटेड कर दिया, और हर होल में जो ऑलरेडी प्रेजेंट टॉर्ट है उन्हें रखा है, और उतना ही उसका जुरिडिक्शन रखा है जितने में ये टॉर्ट्स आई हैं। इसके बाहर उन्होंने कोई उसकी जो है जुरिडिक्शन नहीं दिया है, लिमिट्स को इंक्रीज नहीं किया और ना किसी को कंसिडर किया। वहीं विंगफील्ड ने इसको बोला है कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोसाइटी के साथ टाइम के साथ ग्रो ही कर रही है और इंक्रीज ही करती रहेगी, इसलिए ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसको कोई एक रिस्ट्रिक्ट ना करके इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी, जैसे जैसे सिचुएशन बदलेंगे, रॉन्ग होंगे, वो सब भी लॉ ऑफ टॉर्ट में आ जाएंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट को जो विंगफील्ड की थ्योरी है, इसको बहुत सारे जजेस ने, लॉर्ड मैकाले ने, C.J. होल्ट ने, ऐसे जजेस ने, ऐसे जूरिस्ट ने इसको सपोर्ट भी किया है। तो ये डिफरेंस था लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। आप इसे चाहे लॉ ऑफ टॉर्ट बोल दो या लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोल दो, बुक्स में लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी लिखा होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट भी, सब तरीके से ये ठीक है। थैंक यू।